आज का जो टॉपिक है हमारा, आज हम लोग क्लास करने वाले हैं मौर्य विदेशी, मतलब मौर्य पूर्व विदेशी विवरण, यानी कि इसके जस्ट बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं मौर्य काल। इससे पहले हम लोग जो पूरा पढ़े थे हर्यक वंश, नंद वंश, ये सारा जो हम लोग पढ़ चुके थे। तो अब देखना ये है कि इस वंश के टाइम में विदेशी लोग जो थे वो भी एक्टिव थे। और विदेशी लोग एक्टिव क्यों थे? विदेशी लोग एक्टिव इस वजह से थे क्योंकि जो भारत का जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र था, जैसे अगर हम बात करें भारत का जो ये क्षेत्र था, ये वाला क्षेत्र, ये पश्चिम का जो प्रांत था, ये हमेशा से ही जो है ये आक्रमणकारियों के लिए सबसे बेहतर जगह माना जाता है। आक्रमणकारियों के लिए सबसे बेहतर जगह क्यों माना जाता है? मतलब एक आसान तरीका माना जाता है यहाँ से इंडिया में एंट्री करना। रीज़न ये है कि अगर हम एक रफ़ डायग्राम बनाएंगे, अगर हम रफ़ डायग्राम बनाते हैं, वैसे इंडिया का मैप तो बन नहीं रहा है, जैसे मान लो ये ऐसे क्षेत्र है, ठीक है, ये क्षेत्र, तो यहाँ भी क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है, इधर भी पहाड़ी क्षेत्र है, ये भी पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, ऐसे करके अरुणाचल प्रदेश वगैरह होते हुए इधर से, ठीक है। तो ये सारा पहाड़ी क्षेत्र रहता है और बहुत ही ऐसा भी नहीं कि छोटा पहाड़ है, हिमालय तो अपने आप में बहुत ऊंचा है। तो ऐसे क्षेत्र से किसी भी विदेशी के लिए हमला करना मुश्किल है, क्योंकि वो लोग वहाँ से एंट्री कर नहीं पाएंगे, भारत आ ही नहीं पाएंगे। अच्छा, इस तरफ की अगर हम बात करें तो ये तो पूरा जलीय क्षेत्र है, तट का जो क्षेत्र है, तो यहाँ से भी मुश्किल है क्योंकि वही विदेशी इधर से हमला कर सकते हैं जिसके पास की नेवी का अच्छा पावर हो, नेवी वगैरह बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है। तो चूँकि नेवी का उस समय उतना ज़्यादा विकास हुआ नहीं था, तो दूसरे क्षेत्र से जो भी हमला होते थे वो यहाँ से एंट्री नहीं कर पाते थे, इस क्षेत्र से वो एंट्री उनके लिए मुश्किल था। इधर पहाड़ी क्षेत्र था, तो बचता है मात्र एक क्षेत्र, वो है पश्चिमोत्तर क्षेत्र, जो पंजाब और हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और जो राजस्थान का जो क्षेत्र है। तो वहाँ से देखेंगे हम बारी बारी करके, तो कई सारे यूनानी आते हैं, नहीं पहले तो आएंगे ईरानी आते हैं, फिर यूनानी लोग आएंगे बारी बारी करके, शासक हमला करेंगे। और उसके बाद तो खैर हम देखेंगे कि कई सारे जो तुगलक वगैरह सब आते हैं इधर से हमला करने के लिए, तैमूर लंग वगैरह सारे लोग आते हैं। वो तो हम लोग जब मेडाबल पढ़ेंगे तो उस समय हम लोग देखेंगे उसको आराम से। तो एक रीज़न क्या दिख रहा है, चूँकि भारत का ज्योग्राफी ऐसा है, ऐसा ज्योग्राफी के वजह से क्या होता है कि अब यहाँ से तो हमले हो नहीं सकते हैं, तो बचा पश्चिमोत्तर प्रांत, और यही क्षेत्र पे बार बार हम देखेंगे हमला होता है। चाहे महमूद गजनवी के टाइम में भी देखेंगे कि जो सोमनाथ मंदिर पे जो हमला करता है वो इसी की तरफ से वो आता है। अच्छा, तो मौर्य काल के समय में जो हम बार बार जो हम पढ़े थे, सारे बृहद्रथ वंश देखे थे, वो पूरा हर्यक वंश भी देखे हम लोग, नंद वंश देखे, सारा वंश जो हम लोग देखे। हम तो पहले भी बात कर चुके हैं, जितने भी राजा थे, जितने भी शासक थे, वो काफ़ी स्ट्रांग थे, मजबूत थे, शासक बहुत स्ट्रांग थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उनका एक, कहते हैं कि हर एक शासक का अपना एक एरिया होता है, उस एरिया में वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो अगर हम मगध की बात करते हैं, इस क्षेत्र की बात करते हैं, ये क्षेत्र तो बहुत स्ट्रांग था, सारे राजा जो भी थे स्ट्रांग थे। हालांकि वो कुछ क्षेत्र पे इधर भी अटैक कर चुके थे, ये लोग अवंती वगैरह को भी मिला लिए थे, लेकिन अभी भी ये सारे क्षेत्र जैसे मिलाने के बावजूद भी ये क्षेत्र तो बचा रहा था। ये क्षेत्र तो आज भी, मतलब उस समय के हिसाब से अगर हम बात करें, इसके रेंज से बाहर था। अच्छा, अब चूंकि धीरे धीरे जो मगध के जो भी प्रमुख शासक थे वो क्या कर रहे थे, वो इस तरफ बढ़ते जा रहे थे। अच्छा, इधर हमला करने के चक्कर में थे, और यहाँ तक वो अभी फ़िलहाल पहुँचे नहीं थे। अच्छा, यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ भी जितने भी शासक, मतलब कि जो क्षेत्र था, जैसे हम बात करते हैं कम्बोज, गांधार, मद्र, ये इस क्षेत्र की बात अगर हम करें, जहाँ पे कम्बोज, गांधार और मद्र के जो प्रमुख क्षेत्र थे, वहाँ पर छोटे छोटे राजा थे, और वो राजा भी एक दूसरे पे हमला करते थे, ऐसा नहीं था कि वो हमला नहीं करते थे। लेकिन कहते हैं कि वो जो साम्राज्यवाद की जो प्रवृत्ति जो मगध के शासक में देखने को मिलता है, वो प्रवृत्ति आपको इधर नहीं मिलेगा, इस क्षेत्र में नहीं दिखता है। यहाँ पे शासक थोड़ा कमज़ोर शासक आप कह सकते हो। अच्छा, ऊपर से ये जो शासक थे, वो जो मगध की जो साम्राज्यवादी नीति थी, चूँकि वो अवंती को भी मिला चुका है, तो ये डरे हुए भी थे, भयभीत भी थे कि ये मगध के जो शासक है वो धीरे धीरे कहीं हम लोगों पर हमला ना कर दे। तो एक होता है ना, एक डर भी था और ख़ुद भी उतना स्ट्रांग नहीं थे। तो ये बहुत बड़ा वजह रहा था कि ये क्षेत्र तो हमेशा अराजकता की स्थिति का मतलब है कि हमेशा कोई स्थिर शासक कभी नहीं रहा, एक डरा हुआ एरिया आप कह सकते हो। और ऐसे में क्या होगा, अगर ये एरिया, अगर चूँकि मगध के कैप्चर में अगर ये होता, तो निश्चित रूप से
जो ईरानी जो आएंगे हमला करने के लिए वो हमला कर नहीं पाते, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं ना घनानंद के बारे में कि घनानंद से जो है सिकंदर जो आए थे अपना सेना लेकर के, तो चूँकि घनानंद की सेना इतना ज़बरदस्त था कि उनके सेना को देख करके जो है सिकंदर की सेना खुद ही हमला करने से इनकार कर दिया और वो क्या कर रहे वापस चले गए। तो ये अब कहने का मेरा मतलब ये है कि मगध के शासक स्ट्रांग थे, इस वजह से ऐसा हुआ। अगर स्ट्रांग नहीं होंगे तो निश्चित रूप से वो हमला करके इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, तो ये एक समझ में आया कि ये रीज़न, एक तो भौगोलिक विशेषता ऐसा है कि इसी क्षेत्र से बार बार हमला होगा, और ऊपर से अगर देखा जाए तो इस क्षेत्र का अराजकता की स्थिति हमेशा रहा, कोई स्थिर शासक कभी नहीं रहा, एक यूनिटी वैसा कभी नहीं दिखने को मिलता है। और अगर पूरा मगध कैप्चर करके रखता तब एक यूनिफिकेशन था, एक यूनिटी था। हम एग्जाम्पल के तौर पे समझें कि मान लो कि आज जैसे कश्मीर का क्षेत्र भारत का तो पहले भी हिस्सा था, लेकिन अब कश्मीर पे हम लोगों का कैप्चर और ज़बरदस्त हुआ। तो कहने का मतलब अगर हम कश्मीर के क्षेत्र को अगर हम ऑटोनॉमी देते, स्वायत्ता देने में गलत नहीं है, लेकिन अगर वो भारत के हिस्से से अलग होता तो कश्मीर को पे कैप्चर करने के लिए पाकिस्तान को भी ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता, आराम से एफर्ट करके वो कब्जा कर लेता कभी भी। लेकिन चूंकि वो भारत के कैप्चर में है, और ये एक वजह है कि पाकिस्तान को कश्मीर के क्षेत्र को कैप्चर करने में, हालांकि वो कुछ क्षेत्र तो कैप्चर कर ही दिया है ना, जो पीओके का जो एरिया देखते हैं वास्तव में भारत का नक्शा वैसा नहीं है जैसा हम लोगों को दिखाया जाता है, क्योंकि भारत के नक्शा में ये क्षेत्र तो वो पीओके लेके चला गया है पाकिस्तान, है ना, ये क्षेत्र पाकिस्तान के मतलब कैप्चर में है। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर यहाँ पर राजनीतिक एकरूपता जो आज देखने को मिल रहा है जो कश्मीर में, तो कश्मीर में राजनीतिक एकता मतलब अब इंडिया के चूँकि कैप्चर में है, मानते हैं कि राजधानी से ये थोड़ा दूर है, लेकिन चूँकि ये इंडिया का हिस्सा है तो अब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर किसका चलेगा, पूरी तरह से इंडिया का चलेगा। तो और ऐसे में किसी भी देश के लिए इस क्षेत्र पे अटैक करना या उसको कैप्चर करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो मगध की बात अगर हम कंपेयर करके देखते हैं तो मगध भी अगर इसको कैप्चर करके रखता तो निश्चित रूप से यहाँ पे मगध का शासन होता, कोई मगध का ही कोई राज्यपाल वगैरह होता यहाँ पे शासन कर रहा होता, उसके पास भी इतनी सेना वगैरह होते। लेकिन ऐसी चूँकि शासन प्रणाली की ऐसी एकरूपता थी नहीं, तो जिसके वजह से जो विदेशी लोग थे उनके लिए यहाँ के छोटे छोटे राजा को हराना आसान था। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यही क्षेत्र, यही बात हम कहें कि मौर्य पूर्व के टाइम में क्या हो रहा था कि पश्चिमोत्तर क्षेत्र पे कमज़ोर पकड़ था किसका, मौर्य लोगों, मतलब जो मौर्य के जो पहले के जो शासक वगैरह जो थे, चाहे वो शिशुनाग वंश के हो या फिर नंद वंश के हो, हर्यक वंश के हो या फिर बृहद्रथ वंश के हो। ठीक है, तो जितने भी शासक देखते हैं उनका पकड़ इधर कमज़ोर था, एक रीज़न। भौगोलिक विशेषता एक अलग बात है, वो भी हम देखें। अच्छा, इस क्षेत्र में हमेशा क्या रहता था, अराजकता की स्थिति होती, क्योंकि कोई भी एक स्थिर शासक वहाँ पे अवेलेबल नहीं था। अच्छा, उसके अलावा विदेशी आक्रमण को इसी वजह से क्या मिला, मौका, कि भाई देखो जब यहाँ पे शासन का प्रणाली कमज़ोर हो तो ऐसे में विदेशी लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दिखता है। अच्छा, दूसरा बात ये भी था कि ऐसे क्षेत्र में खनिज संसाधन भी बहुत थे। अगर हम भारत के पश्चिमी प्रांत की बात करें, अगर हम राजस्थान की बात अगर हम करते हैं तो वहाँ पे तांबे का जो है तांबे का जो प्रोडक्शन है वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा होता है, तांबे का जो माइनिंग वगैरह वहाँ पे अच्छा खासा होता है। तो राजस्थान थोड़ा सा है माइनिंग वगैरह के मामले में, वहाँ पे तांबा उम्बा कॉपर के मामले में थोड़ा रिच भी है, और धन दौलत तो था ही, पहले भी था राजा लोगों को, और उनको लूटना चूँकि इन लोगों के लिए ईजी भी था, ईरानी लोगों के लिए। तो अब जो बात करते हैं कि ईरानी लोगों का जो आक्रमण जो जिस क्रम से हुआ है उसको थोड़ा हम लोग समझते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। तो इसका पूरा बैकग्राउंड हम लोग समझ लिए कि ईरानी लोग हो या फिर कोई भी विदेशी आक्रमण जो होगा उसके पीछे ये रीज़न क्या रहा है। हालांकि बाद के रीज़न की अगर हम बात करें, यानी कि अभी तो ईरानी और यूनानी पढ़ लेंगे, उसके लिए रीज़न हम समझ में आ रहा है कि मौर्य लोग कैप्चर नहीं किया था इस वजह से। लेकिन जब बाद की बात हम करें, चूँकि मौर्य काल में कभी ना कभी तो ऐसा होगा, जब मौर्य काल आएगा तो पूरा क्षेत्र, चूँकि ये पूरा का पूरा क्षेत्र अशोक के कैप्चर में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन उस समय भी हमले होंगे लेकिन कम होंगे, क्योंकि तब तक मौर्य लोगों का कैप्चर। आज भी वैसे आज भी अगर हम देखते हैं कि भारत में जो आज भी जो हमले होते हैं वो इसी क्षेत्र से ज़्यादा होते हैं, है ना, इस क्षेत्र से, कश्मीर की साइड से जो है लोग आते हैं। ठीक है, तो पहला ईरानी आक्रमण जो होता है वो कौन था, साइरस सेकंड। वो क्या किया था, जो सिंध प्रांत को जीता था, सिंध प्रांत यहाँ पे इस क्षेत्र को ये क्या किया था, जीत लिया, क्योंकि वहाँ के शासक क्या थे, कमज़ोर थे। अच्छा
क्योंकि ये जो क्षेत्र था हम जिसकी बात कर रहे हैं वो क्षेत्र क्या था, छोटे छोटे शासन में विभक्त था, बहुत ही छोटे छोटे वहाँ पे राजा लोग होते थे। यानी एक छत्र शासन आप कह सकते हो कि नहीं था उस क्षेत्र में। भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में एक छत्र शासन क्या भाव था, कोई एक राजा नहीं था, राजाओं की बाढ़ थी उस समय, कई सारे छोटे छोटे राजा थे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जो दूसरा शासक जो हमला किया साइरस सेकंड के बाद, डेरियस फर्स्ट, जो कि सबसे पहला सफल आक्रमण कह सकते हैं। हालांकि ये जो साइरस फर्स्ट सेकंड था अटैक किया था, लेकिन वो उस तरीके से जीत नहीं पाया था, पश्चिमोत्तर प्रांत को उस प्रकार से अच्छे से जीत नहीं पाया। तो अगर एग्जाम में पूछता है कि भारत का सबसे पहला सफल जो है जो ईरानी आक्रमण था, वो आक्रमणकारी का नाम क्या होगा, डेरियस सेकंड। हालांकि ये सबसे पहला कहलाता जरूर है साइरस सेकंड, लेकिन सफल आक्रमण जो है वो कौन है, डेरियस फर्स्ट। उसके बाद फिर कौन आता है, दारा फर्स्ट आता है। तो हालांकि साइरस सेकंड के बारे में दिया हुआ है कि सिंध के पश्चिम में स्थित भारत के सीमावर्ती क्षेत्र पर विजय किया था, लेकिन पूरे सिंध को ये जीत नहीं पाया था। जबकि ये डेरियस वगैरह तो पूरा सिंध पर ही कब्जा कर लिया था, ये सिंध पर ट्राई किया था और ये पूरी तरह से ये ट्राई किया था। ठीक है, और ये देखा जाए तो सही से सिंध को कैप्चर कर लिया था। ठीक है, तो भारत, अच्छा दारा प्रथम का अगर हम बात करते हैं तो भारत का जो पश्चिमोत्तर प्रांत था, ये वाला जो पश्चिम का जो एरिया था, ये जो दारा फर्स्ट था वो उसको 20वां राज्य बनाया था। अपने ईरानी साम्राज्य को जो बढ़ाते हुए 20वां राज्य किसको बनाया था, इसी सिंध प्रांत के क्षेत्र को बनाया था, दारा। ठीक है, अच्छा छयासी और जो जक्सिजिस की जो बात करते हैं वो तीसरा आक्रमणकारी होगा, सॉरी तीसरा नहीं चौथा होगा ना, साइरस सेकंड, डेरियस फर्स्ट, दारा फर्स्ट, छयास अथवा जक्सरीज, ये उसके आखिरी शासक होंगे ईरानी लोगों के। इनको यूनानी हरा देते हैं। देखो जब तक कि अभी यूनानी में से जैसे कि ये सिकंदर लोग आएंगे नहीं, तब तक इन लोगों का बोलबाला चलेगा, लेकिन जैसे ही सिकंदर आएंगे इन लोगों को एक झटके में साफ कर देगा। चल भाई तेरा टाइम हो गया पूरा, अब तू निकल ले अपने घर, अब मेरा टाइम है। क्योंकि दुनिया को जीतने की जो भूख थी सिकंदर में, उसी भूख के वजह से इसको हटा दिया गया था। अच्छा हम लोग जब सिकंदर पढ़ेंगे, सिकंदर के बारे में हम लोग ये भी देखेंगे आखिर सिकंदर भारत इस क्षेत्र को क्यों जीतना चाहते थे। देखो दो रीज़न है। एक तो भारत का जो क्षेत्र था, मगध साम्राज्य चूँकि बहुत ज़्यादा फला फूला था और इसके पास धन संपत्ति बहुत ज़्यादा था, तो एक धन का लालच, और दूसरा था ईगो। सिकंदर के अंदर ईगो भी ज़बरदस्त था। ईगो का सेंस कहने का मतलब मेरा ये है कि सिकंदर को पता था कि मौर्य के में जितने भी सारे मगध के जितने भी सारे शासक हैं वो भी इसी तरह से जीतने की भूख रखते हैं। मतलब उनको लगा कि मेरा कॉम्पिटिटर है, तो ज़रा देखें कितना है बाजुओं में दम, आजमा के देखते हैं। सिकंदर को चैलेंज बहुत पसंद था, और मौर्य के राजा भी कम नहीं थे, मौर्य कह रहे हैं बार, मगध के जो शासक थे वो भी कम, वो तो थे ही, प्रतापी थे, उनके पास इतनी बड़ी बड़ी सेना थी, सैनिक ताकत बहुत मजबूत था भारत का। और जब सामने वाला भी इतना ही मजबूत हो, और सिकंदर के अंदर भी ये भूख था कि सामने वाला अगर दुश्मन अगर इतना स्ट्रांग हो तो उससे लड़ाई करने का मज़ा ही अलग है। क्योंकि अगर हम इसको हरा देते हैं तो समझ में आएगा मेरी ताकत कितनी मजबूत है। अब बाकी ये तो छोटवैया टाइप का राजा को हराना तो उनके लिए बाएं हाथ का खेल था, वो तो एक झटके में उनकी सेना भी बहुत मजबूत थी चूँकि। तो जब मगध के, बार बार हम मौर्य कह रहे हैं, जब मगध के जो शासक से जब वो लड़ते थे तो वहाँ पे जब उनकी घनानंद से जब मामला सीधा सीधी हुआ तब उनको समझ में आया कि बेटा जितना तुम समझ रहे थे ना ऐसा है नहीं। ये फिर कह रहे हैं ये जो मगध के शासक हैं, ये मगध के शासक क्या है, मगध के शासक को हल्के में लेना मतलब गलती है। तो घनानंद अच्छा खासा इसको जो लताड़ मार के भगाया था। ठीक है, तो ये हम देखें बारी बारी से देखा। अच्छा ये जो छयास था ये कौन था, ये दारा का बेटा था एक्चुअली में, सन था, इसी को हटा करके जो है बन गया था फिर ये जो सिकंदर लोग आएंगे। ठीक है, अब हम लोग जो देखते हैं कि भारत और ईरान के बीच चूँकि संबंध रहा इस काल में, और लगभग ये लोग ना 200 साल तक शासन किया था। शासन कहने का मतलब क्या, इस क्षेत्र पे वो काबिज था, यहाँ पर ये लोग रहते थे। इनकी भी उतनी हिम्मत नहीं थी कि मगध के शासक से जो है सीधा लड़ा जाए। वो तो सिकंदर जब आता है तब जाकर के थोड़ा सा आमना सामना होता है। ये लोग वहीं पर चुपचाप शासन कर रहे थे, अटैक कर रहे थे, यहाँ के राजा लोगों को हटा रहे थे। लेकिन अब सवाल ये होता है कि भारत और ईरान के बीच तो चूँकि ईरान लोगों का आधिपत्य यहाँ तक जमा हुआ था, तो उसके वजह से भारत को क्या फ़ायदा मिला। क्योंकि देखो जब दो कल्चर आपस में मिलते हैं तो निश्चित रूप से कल्चर का जो होता है ना, कल्चर का मतलब ट्रांसफ़र होता है।
तो एक तरह से तुम्हारी कुछ चीज़ें तुम्हारे दूसरे कल्चर में शामिल होगा और सामने वाले का कुछ कल्चर तुम एक्सेप्ट कर लोगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम समझें तो जो भारत में जो पारंपरिक रूप से जो शादियाँ होती है या जो ड्रेसअप है, जो कपड़े पहनते हैं, तो क्या ये बिल्कुल वैसा ही परंपरावादी है जैसा कि पहले हड़प्पा काल के टाइम में हुआ करता था? नहीं है ना, बहुत कुछ चेंजिंग भी आया। तो ये जो चेंजिंग है ये किसके वजह से आया? दूसरे समाज का जब उसके साथ मिले जुले रहे तो आया। जैसे जो नकाब की बात करते हैं, नकाब जो पर्दा प्रथा की बात करते हैं, ये पर्दा प्रथा भारत में पहले से नहीं था। ये हम लोग इस्लाम धर्म से जो इस्लाम जो वहाँ के जो अरब के जो लोग यहाँ आए, जो मुस्लिम लोग यहाँ पर आए, उन लोगों के साथ जब हम लोग रहने लगे तो कुछ चीज़ें हम लोग उनसे सीखे। अच्छा, वो लोग भी हमसे सीखे, मतलब कि पूजा पाठ का तौर तरीका, ये सब चीज़ सीखा गया उन लोगों को। मतलब कि कल्चर का ट्रांजैक्शन तो होता है, ये बात सच है। तो भारत और ईरान के बीच जो है संबंध से क्या फ़ायदा मिला? देखो, सबसे पहला फ़ायदा मिला व्यापार को, क्योंकि यहाँ से लोग, ईरानी लोग यहाँ से सामान को ले जाते थे और अपने क्षेत्र में ले जा करके बेचते थे। तो निश्चित रूप से अगर व्यापारिक विकास होगा तो इस क्षेत्र का पूरा, मतलब देखा जाए तो रिच होगा माहौल। तो व्यापारिक विकास हुआ और व्यापार के वजह से समाज में समृद्धि भी देखने को मिलेगा। भारत के बहुत सारे सिक्के हैं वो ईरान में मिलते हैं और ईरान के कई सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती है। तो वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ, यानी कि व्यापार का उन्नति हुआ, व्यापारिक वर्ग का विकास हुआ। याद होगा जो बार बार हम जो कह रहे थे कि जो उत्तर वैदिक काल जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो जो उत्तर वैदिक काल में जो शूद्र कह रहे वैश्य लोगों को इससे बहुत फ़ायदा हुआ होगा। वैसे लोगों का व्यापार क्या हुआ होगा, और ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ा होगा। अच्छा, व्यापार का विकास के अलावा अगर देखते हैं तो सांस्कृतिक विकास भी हुआ। सांस्कृतिक, अच्छा संस्कृति का मतलब समझ में आता है क्या होता है? वो तो इंग्लिश में कहते हैं कल्चर। तो संस्कृति का मतलब क्या होता है? संस्कृति का मतलब होता है कि किसी चीज़ को तौर तरीका, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम तुलना करें सभ्यता और संस्कृति में, जैसे ये कपड़ा है, ये कपड़ा सभ्यता है, क्योंकि सभ्यता हमेशा भौतिक चीज़ होता है। संस्कृति क्या है? इस कपड़े को पहनने का तरीका, ये होता है संस्कृति, है ना। घर क्या होगा? घर सभ्यता है, लेकिन उस घर को सजाने का तौर तरीका, रहने का तौर तरीका, उस घर में लोगों का रहने का तौर तरीका, ये क्या है? संस्कृति है। जैसे ये मार्कर अपने आप में सभ्यता है, पर इस मार्कर को यूज़ करने का तरीका, ये क्या है? इसका कल्चरल पार्ट है। तो ये सभ्यता और संस्कृति यही होता है। जैसे हड़प्पा काल के बारे में हम लोग पढ़ते थे, हड़प्पा काल का सभ्यता और संस्कृति। जैसे हड़प्पा काल के जितने भी अवशेष मिले, सड़क, नाली, कोठार, वही अन्नागार, स्नानागार, ये सारा चीज़ क्या है? ये सभ्यता है, क्योंकि ये हड़प्पा काल के भौतिक अवशेष हैं। लेकिन उस काल में रहने वाले लोगों की जो मान्यताएं हैं, जो जीने का अपना तौर तरीका है, ये क्या है? ये उसका कल्चरल पार्ट है। समझ में आया सभ्यता और संस्कृति में क्या फ़र्क होता है? तो निश्चित रूप से हमारे खान पान में, हमारे रहन सहन में, यानी कि हर चीज़ के, यानी कि जीने के तरीके में कुछ ना कुछ बदलाव आया। क्या बदलाव आया वो देखते हैं। अब देखो, ईरानी का जो एक लिपि था, चूँकि ईरानी लोग जिस भाषा में लिखते थे, चूँकि लिपि क्या होता है? लिपि का मतलब होता है लिखने का तरीका, और कुछ नहीं होता है। और किसी भी लिपि से किसी भाषा को लिखा जाता है ना। तो अब ईरानी का जो अरमाइक लिपि था, उसी लिपि से एक लिपि का विकास हुआ, इसका नाम क्या है? खरोष्ठी लिपि। और हम देखेंगे कि इसी खरोष्ठी लिपि में अशोक के कई सारे अभिलेख जो है इसी खरोष्ठी लिपि से लिखे गए। तो खरोष्ठी लिपि का जो विकास होता है, ये किन के वजह से हुआ? ईरानियों के संपर्क में आने की वजह से हुआ। दूसरा देख रहे हैं कि जो हिंदू नाम जो पड़ा, जो हिंदुस्तान की जो बात करते, हालांकि हड़प्पा काल में ही वो लोग भी कहते थे कि जो है जो यूनानी लोग थे, इंडस रिवर, इंडस कहते थे ना, उसके बाद सिंधु, तो सिंधु से हिंदू आया। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो नामकरण पड़ा था। तो सिंधु को अब चूँकि ये लोग जो ईरानी थे वो लोग भी इसको हिंदू कहते थे, और वहाँ से हिंदू शब्द जो है वो पॉपुलर हुआ। ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि जो मौर्य काल के जितने भी वास्तुकला हैं, वास्तुकला का मतलब क्या होता है? वास्तुकला मतलब किसी वस्तु को बनाने का तरीका। सबसे सिंपल, देखो ये सब वर्ड ना समझना बहुत सिंपल है। किसी वस्तु को बनाने का तरीका। अब जैसे वस्तु में क्या हो सकता है कि हम बर्तन बनाने का अलग तरीका हो, पहले बर्तन बनाने का अलग तरीका रहा होगा। जैसे मूर्ति की बात करें, हाँ, मूर्ति कला में भी बहुत सारा चेंजिंग आया।
जो भगवान की मूर्ति बनाई जाती थी पहले, और बाद में जब ईरानियों से कुछ कुछ चीज़ें जो हम लोग सीखे तो मूर्तियों में कुछ चीज़ें अलग भी एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। जैसे मान लो कि भारत में जो भगवान बनाए गए हैं, तो जैसे शिव जी की बात करें, हम मतलब ऐसे ही कह रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे शिव जी का जटा ऐसे है, वहाँ से गंगा बह रही है, हाँ चंद्रमा है ललाट पे यहाँ पे, और जो उनकी जो भाव भंगिमा है, जो चेहरे का जो एक्सप्रेशन है, हो सकता है कि आने वाले समय में वो चीज़ें और चेंज हो, क्योंकि आज जिस हम शिव जी का जो मूर्ति जिस रूप में देखते हैं, क्या पुराने समय में भी ऐसा ही था? क्या उनका चेहरे का फेस एक्सप्रेशन वैसा ही था? नहीं, कुछ कुछ चीज़ें चेंज हुआ है। और वो चेंजिंग किस पे डिपेंड करता है? मूर्तिकार पे डिपेंड करता है कि वो मूर्ति को किस तरीके से बना रहा है। तो यही सारा चीज़ जो है, इसको क्या बोलते हैं? वास्तुकला। अब बर्तन भी देखेंगे तो बर्तन भी थोड़ा अलग डिजाइन से लोग तैयार करेंगे। जो बड़ा बड़ा जो परात वगैरह हम लोग देखते हैं, तो वो भी हम लोग वहाँ से सीखे बर्तन को बड़ा बनाने का। वैसे बर्तन तो पहले भी यहाँ पे बड़े बड़े बर्तन का यूज़ होता था, छोटे बर्तन का यूज़ होता था। तो कहने का मतलब हमारा हर एक चीज़ में, कल्चर का मतलब होता है हमारे हर एक चीज़ के रहन सहन में जो है ईरानी लोगों की सभ्यताओं का समावेश हुआ। तो इस तरह से भारत की जो सभ्यता संस्कृति है पहले की तुलना में कहीं ज़्यादा रिच हुआ। ध्यान देना कि जब भी एक समाज दूसरे समाज से मिलता जुलता है, तो जो कल्चर का जो ट्रांजिक्शन होता है, जो आदान प्रदान होता है, इसके वजह से बेनिफिट भी होता है, तो कुछ चीज़ें लॉस भी होता है। तो हालांकि देखा जाए तो बेनिफिट ज़्यादा होता है, लॉस कम होता है। बेनिफिट इसलिए ज़्यादा होता है कि आमतौर पे दूसरे कल्चर से लोग वही चीज़ सीखते हैं जो वहाँ पे वो चीज़ अच्छा लगता है, क्योंकि इंसान की प्रवृत्ति है वो अपने सुविधा के अनुसार जीते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें, आज से 30 साल 40 साल पहले लोग, जो यंग एज के भी लोग होते थे, वो भी धोती पहनते थे, कुर्ता पैजामा पहनते थे। ये भारत का पुराना सभ्यता संस्कृति था। अब देख रहे हैं कि लोग जो यंग लोग हैं, या फिर अब तो जो बूढ़े लोग हैं, या फिर जो कम से कम 50 के आसपास जो पापा की उम्र के हैं, अब वो भी धोती पहनना पसंद नहीं करते हैं। रीज़न क्या है कि धोती को पहनना ट्राउज़र पहनने के कंपैरिजन में ज़्यादा टफ है। तो कहीं ना कहीं जो ये जो पायजामा जो पहनते हैं हम लोग, या फिर जो हाफ पैंट पहनने का जो तौर, मतलब कहने का मतलब है कि चीज़ों को जितना सिंपलिस्टिक तरीके से हो सके, हाँ एकदम कंफर्टेबल जोन। तो कंफर्टेबल जोन के लिए जो है लोग दूसरे कल्चर से कुछ कुछ चीज़ें सीखते हैं। जैसे अब लड़कियों का जो रहन सहन, जो पहनावे को लेकर के, जो कई लोग जो एंटीनाधारी लोग हैं उनका मानना है कि नहीं, भारत के तो महिलाओं का जो है अब तो वो हो गया, क्या बोलते हैं उसको, कि अब पश्चिमीकरण हो गया, यहाँ की लड़कियाँ जीन्स पहनते हैं, उनको जीन्स पहनने से भी दिक्कत है। जबकि क्या है, जिस कपड़े में आप कंफर्टेबल फील करते हो वो पहनो। और कपड़े पहनना तो किसी का भी चॉइस हो सकता है, और किसी को भी अगर हम कपड़े के बिहाफ पे अगर हम जज करते हैं तो उससे बड़ा मूर्ख तो कोई नहीं हो सकता है कि आप किसी को कपड़े के हिसाब से जज कर रहे हो। तो मतलब कहने का मतलब है कि ये जो खान पान रहन सहन का जो तौर तरीका है, निश्चित रूप से जो यहाँ के लोग जो बाहर रहते हैं, जो विदेश में आज भी रहते हैं, वो लोग जब यहाँ आते हैं तो उनके रहन सहन को यहाँ के लोग वॉच करते हैं, देखते हैं, तो कुछ कुछ चीज़ें उनसे सीखते हैं। या यहीं के लोग जब बाहर जाते हैं, वापस जब आते हैं, तो वो अपने आप में चेंज होते हैं। तो गांव का छोरा अगर शहर जाएगा तो शहर के कल्चर को तो सीखेगा, निश्चित रूप से सीखेगा। और ये बात भी है कि कल्चर का जो ट्रांजैक्शन ज़्यादातर होता है, आमतौर पे ऐसा होता है कि अमीर लोगों से गरीब लोगों में ज़्यादा ट्रांसफ़र होता है। मतलब आज भी जो कल्चर का जो आप देख रहे हो, जो मतलब कहने का मतलब जो ट्रांसफ़र होता है, हम अमीर देश को देख करके हम ज़्यादा नकल करते हैं, जबकि अमीर देश गरीब देश को देख करके ज़्यादा नकल नहीं करते हैं। ये आमतौर पे लोगों का एक मनोवृत्ति हो चुका है। ठीक है, तो इतना काफ़ी है कल्चर का जो ट्रांजैक्शन होता है। अब जो विदेशी आक्रमण में ईरानी वाला हम लोग पार्ट देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि सिकंदर वाला जो मामला था, सिकंदर के हमले की वजह से चीज़ें कैसे बदल, सिकंदर के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। वीडियो को पहले पॉज करते हैं पहले। अब हम लोग देखते हैं सिकंदर के बारे में। सिकंदर जो है, जो भारत आता है, इसकी पहले का बैकग्राउंड हम लोग देख चुके हैं कि ईरानी लोग तब शासन कर रहे थे। तो ये क्या करेंगे, ईरानी लोगों को हराएंगे, ठीक है, और हराने के बाद ये पूरा अपना स्थापत्य जमा कर लेंगे। देखो सिकंदर के अंदर क्या था, एक ज़बरदस्त तरीके का भूख था। हम बताएं ना कि सिकंदर पूरा दुनिया को जीतना चाहते थे, ये बात तो बहुत ही कॉमन है। लेकिन सिकंदर को कभी कभी महान भी कहते हैं। हम देखेंगे इनकी महानता के बारे में, अभी हम लोग पढ़ेंगे जब हेडेस्पीज का जो युद्ध हम लोग देखेंगे अभी, जो पोरस के साथ उसकी होती है, तो उस युद्ध में क्या क्या हुआ हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे उसको वहाँ पे। तो पहले शुरू करते हैं यहाँ से, फिर धीरे धीरे करके देखते हैं, एक एक करके सारा पॉइंट को हम लोग समझते हैं। तो सिकंदर चूँकि अपना पूरा आधिपत्य जमाना चाहता था, पूरा दुनिया पे ये अपना अधिकार जमाना चाहता था,
और उस आधिपत्य जमाने के लिए ईरानी लोगों को हराना बहुत ज़रूरी था। तो वो क्या करते हैं, उनकी लड़ाई होती है किसके किसके बीच, मतलब पहली जो लड़ाई होती है यूनानी और ईरानी के बीच। ईरानी को हराया जाएगा, उसको हरा के भगाया जाएगा, और भगाने के बाद यूनानी लोग अपना शासन शुरू करेंगे। तो ये देखो, अब सिकंदर चूँकि ईरान के एक प्रांत को पूरी तरह से कैप्चर कर चुके हैं। ईरान को कैप्चर करने के बाद जो वर्तमान में जो अफ़गानिस्तान का जो काबुल है, जो कि वहाँ की राजधानी है, फिर वो ईरान से आगे बढ़ते हुए कहाँ आएगा, काबुल आएगा। और फिर काबुल के क्षेत्र को कैप्चर करते हुए वहाँ से वो किधर आएगा, खैबर दर्रा। खैबर दर्रा जो भारत और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के पास है, वहाँ से उसको क्रॉस करते हुए उस दर्रे को, दर्रा मतलब क्या, जो पहाड़ के बीच का जो रास्ता होता है, उस रास्ते से होते हुए ये कहाँ पहुँच जाएगा, काबुल के बाद ये भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में पहुँचेगा। और फिर ये धीरे धीरे करके एक तरह से सबसे पहले, अब देखो ये बड़ा बारी बारी करके किससे किससे लड़ाई करता है। सबसे पहला लड़ाई इसका किसके साथ होगा, तक्षशिला। जो पाकिस्तान में जो गांधार का जो क्षेत्र था, ये वाला क्षेत्र देखो, याद नहीं आया तो भूल रहे हो तो बताइए। यहाँ ये वाला जो क्षेत्र था, यहीं पे था हमारा गांधार। तो गांधार की राजधानी उस समय तक्षशिला था। तक्षशिला का उस समय एक राजा था जिसका नाम था अंभी। अच्छा, उस अंभी से इनकी लड़ाई होती है, और अंभी से लड़ाई होता है तो जीतेगा कौन, निश्चित रूप से कौन जीतेगा, सिकंदर। सिकंदर इनको हरा देते हैं, और हराने के बाद वहाँ के जो राजा थे, जो अंभी थे, चूँकि वो समझ चुके थे कि ये चाहता क्या है, सिकंदर की इच्छा को वो समझ चुके थे, तो ये वादा भी करता है कि सिकंदर जी आप चिंता ना करें, आप लड़ाई जारी रखिए, हम आपका मदद करेंगे। और ये मदद करता भी है। तो ये जो राजा अंभी था, हारने के बावजूद भी ये सिकंदर को मदद करने का वादा करता है। ठीक है, उसके बाद ये तक्षशिला से आगे चला गया, फिर वहाँ से बढ़ा आगे, और जो झेलम नदी और जो वितास्ता नदी है वहाँ पे, उसी जगह पर एक और क्षेत्र था, जो उस क्षेत्र में जो राजा थे उसका नाम क्या था, पोरस। तो पहले अंभी के साथ लड़ाई की, फिर उसके बाद पोरस के साथ उनकी लड़ाई हुई। और पोरस के साथ जो युद्ध हुआ, उसी युद्ध को क्या कहते हैं, हाइडेस्पीस का युद्ध। क्या बोलते हैं, हाइडेस्पीस का युद्ध, या फिर इसी को कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है वितास्ता का युद्ध। वितास्ता नदी और झेलम नदी चूँकि ये पास में ही है, तो हाइडेस्पीस का युद्ध या फिर वितास्ता का युद्ध जो होता है वो किसके किसके बीच होता है, सिकंदर और पोरस के बीच होता है। ठीक है, अब इस लड़ाई में कौन जीतेगा, निश्चित रूप से फिर सिकंदर जीतेगा। हारेगा कौन, पोरस भाई साहब फिर हार जाते हैं। मतलब फिर क्यों हारेंगे, मतलब वो हार जाते हैं इनसे। ठीक है, वो फिर जीत जाते हैं, कौन फिर जीतेगा, कौन, सिकंदर फिर जीतेगा। लेकिन सबसे खास बात ये होता है इस जो युद्ध में, हाइडेस्पीस के युद्ध में, दोनों के बीच लड़ाई ज़बरदस्त होता है, टक्कर का लड़ाई होता है। बेशक सिकंदर के पास सेनाएं बहुत ज़्यादा थी, लेकिन पोरस के पास क्या था, कॉन्फिडेंट ज़बरदस्त था। इनके बहादुरी को देख करके, इनके कॉन्फिडेंट लेवल को देख करके सिकंदर इनसे बहुत प्रभावित हुआ, और इनसे प्रभावित हो करके ही ये जो पूरा राज्य जो जीता गया था, पोरस का जो पूरा क्षेत्र जो था, ये जो राजा पोरस को फिर ये वापस मिल गया। इनके बहादुरी से प्रभावित हो गए। मतलब सिकंदर कहीं ना कहीं सामने वाले व्यक्ति का सम्मान भी करता था। अगर सामने वाला कोई व्यक्ति अगर बहुत ही हिम्मत वाला व्यक्ति है, तो उनके हिम्मत को देख करके, उनके कॉन्फिडेंट को देख करके सम्मान भी करते थे। तो सिकंदर ये फिर से, मतलब इनके क्षेत्र को जीतने के बाद पोरस को फिर से वापस कर देते हैं, और फिर ये आगे बढ़ेंगे। फिर देखना बाद में फिर ये पोरस हेल्प भी करता है, ये भी हेल्प करता है, ये भी हेल्प करता है। उसके बाद ये भाई साहब कहाँ पहुँच जाएंगे, अब यहाँ से ये धीरे धीरे पूरब की ओर बढ़ेंगे, मतलब इधर से आते हुए इधर बढ़ेगा। अब जैसे ही आगे बढ़ेगा तो फिर तो मामला वहाँ अवंती वगैरह पे सब कैप्चर कर चुका है पहले ही। घनानंद पहले ही बैठा हुआ है वहाँ पे, और इतनी बड़ी घुड़सवार सेना वगैरह, पैदल सेना, हाथी वगैरह सब था इसके पास। तो जब ये नदी पार कर रहे थे, वही इसी नदी के जब पार जो कर रहे थे, तो देखते हैं जो सिकंदर का जो सेना है वो देखता, अरे यार इतना बड़ा जो है पूरा सेना है इसके पास, ये कौन सा राजा जिसके बारे में पहले ठीक से हम जाने नहीं थे। घनानंद के बारे में ये ज़्यादा नहीं जानते थे, पर ये उनको मोटा मोटी ये रफ आइडिया था कि वहाँ के जो सेना है, मतलब जो राजा है मगध के, वो बहुत ही शक्तिशाली हैं। तो ये जो सेना जब देख करके, अब सेना क्या की, घबरा गया, बोला इससे लड़ने का मतलब है कि भैया मौत के मतलब गले लगाना, तो बेहतर क्या है चुपचाप कल्टी मारो। और सिकंदर कह रहा है कि भाई तुम ट्राई करो, हम हैं तुम्हारे साथ। राजा पूरा कॉन्फिडेंट, क्योंकि सिकंदर है, सिकंदर हार मानने वालों में से नहीं है, वो मरना पसंद करेगा लेकिन हारना कभी पसंद नहीं करेगा। लेकिन सेना उसका साथ देने से इनकार कर दिया, और वहीं से वो वापस भाग गया।
इस तरह से देखा जाए तो सिकंदर जो हारा था वो अपने सेना का धोखा देने की वजह से। अगर अच्छा हार जीत तो अलग चीज़ है, कम से कम कोशिश तो करता। हो सकता था कि मगध साम्राज्य पर सिकंदर का आधिपत्य होता। हालांकि हम ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि सिकंदर यहाँ पर हमला करते और यहाँ पे पूरी तरह से सिकंदर का जो है ये साम्राज्य होता। तो क्या देख रहे हैं, तो घनानंद की सेना से प्रभावित होकर के अब मामला इनका यहीं पे चैप्टर क्लोज हो गया। यहीं से सिकंदर क्या हो जाते हैं, वापस चले जाते हैं। तो सिकंदर का जो युद्ध का जो वर्णन था वो हम लोग शॉर्ट में देख लिए, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काफ़ी है। उसके बाद देखते हैं कि सिकंदर का जो आक्रमण जो हम देखते हैं, सिकंदर के आक्रमण का रीज़न क्या था। तो वही रीज़न होगा जो अभी हम पहले बताए थे। क्योंकि भारत का जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र है यहाँ पे क्या राजनीतिक स्थिरता नहीं है, छोटे छोटे राजा हैं और एकरूपता भी नहीं है। और अराजकता का मतलब वहाँ पे कोई स्थिर शासन नहीं है। कभी भी वहाँ पे मतलब कि चोरी सेंधमारी जैसी घटनाएं आमतौर पे होते रहती थी। तो अब राजनीतिक फूट का फ़ायदा जो है, यानी कि यहाँ पर कोई राजनीति का जो स्थिरता नहीं था और राजा आपस में ही लड़ रहे थे, यानी वहाँ पे राजनीतिक फूट की स्थिति थी। तो ऐसे में इनको मौका तो मिलेगा ही मिलेगा और इसी मौके का फ़ायदा उठा करके ये जो है यहाँ पे हमला करते हैं। अच्छा, एक और रीज़न अगर हम बात करते हैं वो क्या था कि भारत के पास संपत्ति जो था बहुत ज़्यादा था। ये हम पहले भी बता चुके हैं, भारत के पास संपत्ति भी बहुत ज़बरदस्त था। उसके बाद मगध के जो यहाँ पे ये जो शासक थे, उस शासक का जो युद्ध कौशल के जो तरीके को देख करके बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और उनको लगा कि हाँ ये मेरे बराबरी का है, तो इनसे जा करके हम टक्कर लेते हैं। तो ये कुछ वजह ये रहा कि इसके वजह से जो है धीरे धीरे क्या हुआ। अच्छा, उसके अलावा और भी था कि यहाँ का जो हिस्ट्री वगैरह का भी वो थोड़ा थोड़ा स्टडी किए थे, प्राकृतिक इतिहास के बारे में, यहाँ के ज्योग्राफी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, यहाँ के खनिज संपदा से वो प्रभावित थे। तो ये कई सारी रीज़न था कि ये यहाँ पे अटैक किए, मतलब इनकी अपनी उम्मीदें थी। लेकिन एक बात ये भी देखो, हालांकि अटैक से जो भी होना था वो तो हम लोग पढ़ चुके हैं। इस अटैक से भारत पर अगर सिकंदर का आक्रमण हुआ, उसके आक्रमण से कुछ बेनिफिट भी हुआ हम लोग को। बेनिफिट क्या क्या देखते हैं कि सिकंदर के आने की वजह से सबसे पहला बात होता है कि भारत जो प्राचीन भारत है और प्राचीन यूरोप, यानी कि प्राचीन यूरोप और भारत का क्या हो गया, समावेशन हुआ। यानी कि कहीं ना कहीं यूरोपीय सभ्यता जो है, जो रोम की सभ्यता कह सकते हो, इटली वगैरह जो है वहाँ की जो सभ्यता थी, ये दोनों सभ्यता क्या हो गया, दोनों अटैक हो गया, दोनों मतलब अटैच हो गया, मिल गया। उसके बाद देखते हैं तो प्राचीन भारत और प्राचीन यूरोप क्या हो गया, दोनों की सभ्यता और संस्कृति में एक रूपता देखने को मिलती है, बहुत सारा चीज़ कल्चर का ट्रांजेक्शन होगा। उसके अलावा देखते हैं कि पश्चिमोत्तर साम्राज्य को जीतकर मौर्य साम्राज्य के विस्तार में क्या हुआ, मदद मिला। अच्छा, सिकंदर के आक्रमण से मौर्यों को क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि सिकंदर क्या किया था, इस क्षेत्र को जीत ले, इस चीज़ को जीत चुका था और यहाँ तक अभी तक मौर्य पहुँचा नहीं था। मौर्य तो यहीं पर अवंती तक लटका हुआ था। अब ये क्षेत्र जब सिकंदर के हिस्से में चला गया तो अब जितने भी छोटा राजा थे वो ख़त्म हो गए ना। अब वो राजा दोबारा रहेगा नहीं। अच्छा, ऐसे में क्या होगा, अब इनके लिए ईजी है। सिकंदर को जब हरा के भगाता है घनानंद, उसके बाद ये फिर क्या करेगा, पूरा का पूरा पश्चिमोत्तर प्रांत को कब्जा कर लेगा। तो कहीं ना कहीं मौर्य को ही बेनिफिट होता है सिकंदर के आक्रमण से। पश्चिम का जो हिस्सा जो इसको कैप्चर होता है वो इसी के आक्रमण की वजह से बेनिफिट होता है। उसके बाद देखते हैं कि छत्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण का विकास। छत्र प्रणाली का कहने का सेंस है, ये जो छत्रपति जो कहते हैं, छत्रपति शिवाजी, छत्रपति, ये जो राजा लोगों को जो छाता जो नहीं होता था, जब वो जाते तो पीछे एक आदमी छाता लेकर ऐसे घूम रहा था। तो ये जो तरीका देख रहे हो, ये तरीका कहाँ से आया, सिकंदर से आया था। ये छत्र प्रणाली है, हाँ छत्र प्रणाली। उसके बाद जो है मुद्रा निर्माण की जो बात कहते हैं, मुद्रा सिक्के वगैरह बनाने का तौर तरीका भारत ने वहाँ से सीखा। हम लोग गुप्त काल में देखेंगे, कुषाणों के टाइम में देखेंगे, सिक्के यहाँ पर सोने का बहुत ज़्यादा सिक्का बनाया जाता है। तो सिक्के जो बनेंगे, जो मुद्रा निर्माण की जो बात करते हैं, जो भारत में, चूँकि वही मुद्रा निर्माण की वजह से भारत में व्यापार और वाणिज्य का विकास होता है। तो भारत में जो मुद्रा का विकास हुआ वो इनका बहुत बड़ा योगदान है उसमें। उसके अलावा व्यापारिक मार्ग का विकास हुआ। व्यापारिक मार्ग का मतलब है कि पहले जो व्यापार करने के लिए लोग जाते थे, बहुत ही घूम घूम के जाना पड़ता था। अच्छा, ये जब आए भारत तो रास्ता बनाते हुए आए, क्योंकि इनके पास बहुत बड़ी विशाल सेना थी। अच्छा, रास्ता बनाकर आए तो ज़रूर, हार के चले भी गए, लेकिन वो रास्ता तो रह ही गया। तो व्यापारिक मार्ग, चाहे वो जल के माध्यम से हो या फिर स्थल के माध्यम से हो, तो कई प्रकार का जो व्यापारिक मार्ग है जो बना था, चूँकि इसी व्यापारी मार्ग के वजह से भारत को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है।
तो इतने सारे हम लोग जो फ़ायदा देखते हैं ये सिकंदर की वजह से हम लोग को मिलता है। तो फिलहाल सिकंदर के बारे में इतना जितना हम लोग को पढ़े इतना काफ़ी है। हाँ अच्छा, गांधार शैली बच गया ना। अच्छा, भारत में जो मूर्ति बनाने का जो तरीका जो देखते हैं, गांधार शैली जो तरीका एक अलग तरीका है। ये शैली का विकास भी कहाँ से हुआ? ये यूरोप से आया है, सिकंदर लेकर आया था। और ये आगे चल कर हम देखेंगे कि बुद्ध की जो कई सारी जो प्रतिमा है, जो मूर्ति वगैरह जो बनता है वो इसी शैली के तहत बनाया जाता है। फिर हम लोग जब आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे गांधार शैली, मथुरा की शैली, ये सब हम लोग पढ़ेंगे आराम से जा करके। तो भारत में गांधार शैली का जो विकास जो दिखता है वो कहाँ से होता है? सिकंदर की वजह से आया था यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये भी देख लेते हैं कि जो इनका जो मृत्यु हुआ था वो कब हुआ था? 323 BC में हुआ था, बेबीलोन में हुआ था, वो वहीं पे था। और उसके बाद कौन आते हैं शासक? फिलिप। ये अपने जो सेनापति को अपना पूरा शासन दे देता है, ठीक है। तो इस तरीके से जा करके ये वाला चैप्टर हमारा सिकंदर वाला टॉपिक फिनिश होता है। और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि इसके बाद मौर्य काल के बारे में यहाँ से चीज़ें सीक्वेंस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज क्लास में हम लोग यही खत्म करते हैं। थैंक यू।